नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हम लोग एनसीएफ तक कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पेपर का लास्ट टॉपिक अब बचा है एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये लास्ट टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा हम लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पेपर का एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एनकेसी को। हमें एनकेसी को जैसे एनसीएफ को हमने कई पार्टों में बांट कर पढ़ा था, उसी तरह एनकेसी को भी अलग अलग पार्टों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनकेसी का एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन या परिचय देखेंगे, उसके बाद एनकेसी के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उद्देश्य कि एनकेसी के क्या उद्देश्य थे गठित करने के, उसके बाद इसका प्रतिवेदन देखेंगे और एनकेसी की सिफारिशें देखेंगे और लास्ट में हम इसका एनकेसी का मूल्यांकन करेंगे। इसकी मेरिट और डीमेरिट पर अर्थात इसके गुण और दोषों के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे और इन बिंदुओं के आधार पर हम एनकेसी का समग्र अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के बाद हो सकता है कि एनकेसी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनकेसी को। तो एनकेसी क्या है? एनकेसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नॉलेज कमीशन। एनकेसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। फॉर्मेशन इसका हुआ था 13 जून 2005 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थात 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेजेंट। और मोटिव क्या था एनकेसी को गठित करने का? इसका मोटिव था इंक्रीज इंडियन नॉलेज इकोनॉमी। किसी भी देश की दो प्रकार की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी होती है उसकी आर्थिक इकोनॉमी और दूसरी होती है पहली हो गई फाइनेंशियल इकोनॉमी और सेकंड हो गई नॉलेज इकोनॉमी, यानी कि एजुकेशनल इकोनॉमी। तो इसका मोटिव था इंक्रीज इंडियन नॉलेज इकोनॉमी। अर्थात एनकेसी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की ज्ञान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। और एनकेसी की कितने मेंबर्स थे तथा एनकेसी में क्या था, आगे हम देखते हैं। तो द एनकेसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 मेंबर्स। अर्थात एनकेसी में कुल 8 मेंबर कंसिस्ट थे। जो चेयरमैन थे एनकेसी थे कि वो चेयरमैन थे मिस्टर सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं तथा वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मिस्टर सैम पित्रोदा को चेयरमैन बनाया गया था एनकेसी का। इनके अलावा 7 बहुत ही जाने माने विषय विशेषज्ञ लोग इसके सदस्य थे। इसके अलावा सैम पित्रोदा के अलावा थे इसमें कारपोरेट लीडर डॉक्टर अशोक शेखर, कारपोरेट लीडर डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली, नंदन नीलेकनी अगले व्यक्ति थे जो रिजाइन कर गए थे बाद में। ये चेयरमैन थे UIDAI के। इसके बाद थे दीपक नैयर, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। उसके बाद थे डॉक्टर जयती घोष, इकोनॉमिस्ट थी ये यूनिवर्सिटी ऑफ JNU में। डॉक्टर सुजाता रामादोरई फ्राम द प्रोफेसर ऑफ मैथ्स थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। और डॉक्टर P बलराम थे, डायरेक्टर थे ये IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। और लास्ट में एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, जो वाइस चांसलर थे जम्मू एंड कश्मीर से के। अर्थात इन सब लोगों को देखकर ये लगता है कि एनकेसी को बनाने का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य था कि इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स एक बहुत ही अच्छे नॉलेज कमीशन को बनाएंगे तथा बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अगले पार्ट में। हम ओवरव्यू स्ट्रक्चर समाप्त हो गया, अब देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन या परिचय कि एनकेसी क्या है, समझते हैं। तो भारत सरकार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, भारतवर्ष में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 ईस्वी को की गई और इसकी स्थापना की घोषणा सरकारी घोषणा के आधार पर प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में की गई। अर्थात प्रधानमंत्री का जो उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय होता है उसकी आधार पर इसकी स्थापना की गई। जो एनकेसी है वो योजना आयोग का राष्ट्रीय नोडल संस्था के रूप में बनाया गया था। अर्थात योजना आयोग प्लानिंग कमेटी का एक नोडल संस्था थी एनकेसी, जो निर्वाचन बजट के साथ साथ संसद निष्पादन संबंधी कार्य देखता था। इस आयोग की कल्पना करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि शिक्षा, अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जाए, यानी कि हम रिसर्च सेक्टर में और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है उसमें बहुत ही आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एनकेसी को गठित करने के, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को गठित करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, अर्थात इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, अर्थात इसने किस बेस पे कार्य किया इस कमेटी ने।
तो पहला उद्देश्य था कि 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों को सामना करने के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली का निर्माण करना। जो इसका पहला उद्देश्य था वो था कि हम 21वीं शताब्दी में हम दूसरे देशों के मुकाबले जो ज्ञान की चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकें। दूसरा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट था इसका कृषि तथा उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना। चौथा था नागरिकों के लिए एक पारदर्शी तथा जवाबदेह संवाद प्रदाता बनाने के लिए सरकार को ज्ञान क्षमता को बढ़ावा देना। ये हो गए हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स, एनकेसी के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग देखते हैं इसका अगले पार्ट में प्रतिवेदन हम देखेंगे। तो आप देखिए, जैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, परिचय हो गया पूरा। आयोग के कार्यक्षेत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्यक्षेत्र को ही उद्देश्य भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आयोग का प्रतिवेदन। तो आप देखिए आयोग का प्रतिवेदन अपनी 4 किस्तों में प्रस्तुत किया, यानी कि 4 किस्तें आई आयोग की। पहला आया 2006 में, उसके बाद 7 में आया, फिर 8 में आया और जो आखिरी प्रतिवेदन आया वो 2009 में आया। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ, यानी कि एक ऐसा प्रतिवेदन था जिसको राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित किया गया, जो एनकेसी का अंतिम प्रतिवेदन भी था। और इस अंतिम प्रतिवेदन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञान की सुलभता, दूसरा है ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा है सृजन, चौथा भाग है अनुप्रयोग, 5वां है सेवाएं। तो आइए हम इन प्रतिवेदनों को अलग अलग बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है ज्ञान की सुलभता। इसमें ज्ञान की सुलभता पर के निम्न 7 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, अर्थात हम कैसे ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहला है, इसमें पहला बिंदु है शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा को एक अधिकार के रूप पर देखा जाए, शिक्षा सभी लोगों को पहुंचाई जाए। दूसरा बात की गई इस पर भाषा पे कि भाषा विकास बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से अच्छी दी जाए। तीसरा है अनुवाद और पुस्तकालय निर्माण की बात की गई चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाने की बात कही गई और एक पोर्टल बनाने की बात 6ठे नंबर पे कही गई। और जो अंतिम बिंदु है ज्ञान की सुलभता में वो है स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क को स्थापित करना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो प्रतिवेदन है उसमें ज्ञान के सिद्धांत में 11 बिंदुओं पर बात की गई। पहली है स्कूली शिक्षा की, दूसरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की, तीसरी उच्च शिक्षा की, चौथा गणित और विज्ञान में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों की, 5वां है विधिक शिक्षा की, 6ठा है प्रबंध शिक्षा की, 7वां है इंजीनियरिंग शिक्षा की और इंजीनियरिंग शिक्षा की। 8वां भाग है इसका मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। 9वां भाग है इसका चिकित्सीय शिक्षा। 10वां भाग है इसका मुक्त शैक्षिक संसाधन। और जो अंतिम भाग है दूसरे प्रतिवेदन का वो है अधिक उद्यम PhD, यानी कि हम इन बिंदुओं पर कार्य करके हम दूसरे भाग को यानी कि ज्ञान के सिद्धांत को कार्य कर पाएंगे। अर्थात हमको अगर ज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करना है तो निम्न 11 बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब तीसरे भाग पर हम लोग पहुँचते हैं। तीसरे भाग में सृजन क्रिएटिवनेस की बात की गई। इसमें क्रिएटिविटी कैसे आती है? टेक्नोलॉजी से, साइंस से। तो अब इसमें सृजन में बताया गया है पहले बिंदु में राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन। ये देखिए सबसे पहले इसमें साइंस की बात कर दी गई है। दूसरी बात है सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए, यानी रिसर्च वर्क पे फोकस किया जाए सरकार की तरफ से। तीसरा है कानूनी तंत्र, चौथा है बौद्धिक संपदा अधिकार, 5वां है नवाचार, 6ठा है उद्यमशीलता। इस प्रकार सृजन पे बात की गई इन बिंदुओं के माध्यम से। और जो चौथा प्रतिवेदन था अनुप्रयोग, उस पे बात की गई परंपरागत। दूसरा है कृषि पे, तीसरा है जीवन स्तर में सुधार पे। और जो अंतिम भाग है इसका सेवाओं में, उसमें बात की गई ई अभिशासन की। इस प्रकार हम एनकेसी के प्रतिवेदन को विभिन्न भागों में निम्न 5 भागों में बांटकर तथा उनके क्षेत्रों पे कार्य करके इसको कार्य में ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनकेसी की अगली इकाई की। इसमें हम लोग एनकेसी की मुख्य सिफारिशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एनकेसी ने पहली सिफारिश जो की वो थी उनकी सिफारिश कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए,
यानी कि एनकेसी ने सबसे पहले बल दिया है विद्यालय स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जो शिक्षा होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, यानी कि किसी को एक सेंटर में रखकर शिक्षा नहीं दी जाएगी। अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी आदि। दूसरा बात की गई इसकी सिफारिशों में शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, अर्थात एनकेसी ने शिक्षा प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके इकोनॉमिकल प्रोविजंस पे बात की। तीसरा इसमें सिफारिश की गई उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव, अर्थात उच्च शिक्षा में रिसर्च वर्क पे और साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे अधिक कार्य करने की बात कही। जो अगला इसका एनकेसी का सुझाव था, सिफारिश थी, वो है व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा का संबंध सुझाव, अर्थात हम कितने अच्छे तरीके से व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा को आपस में संबंध बना सकते हैं तथा उन पे दोनों पे एक साथ कार्य कर सकते हैं। जो उनका अंतिम सुझाव था वो था विविध शिक्षा संबंधी सुझाव, यानी कि विभिन्न भाषाओं की शिक्षा हम कितने अच्छे तरीके से, कितने रोचक तरीके से बच्चों को पहुंचाते हैं तथा बच्चों के व्यवहारिक जीवन में उन शिक्षाओं को उपयोगी बनाते हैं। अब हम एनकेसी के अंतिम पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एनकेसी का सबसे पहले हमने ओवरव्यू स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद परिचय देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, प्रतिवेदन तैयार हो गया, 5 पार्टों में था, उसके बाद सिफारिशें हो गई। अब जो हमारा अंतिम है वो है एनकेसी का मूल्यांकन। तो एनकेसी का मूल्यांकन हम 2 भागों में करेंगे। सबसे पहले उसके गुण पढ़ेंगे, मेरिट्स, उसके बाद डीमेरिट्स, और जब हमको लिखने में आएगा तो मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने के बाद हम कंक्लूजन पार्ट एक लिख देंगे, बस हमारा एनकेसी का मूल्यांकन हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के भी लिए और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो देखते हैं एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। पहला है स्कूल समय, छुट्टियां और अध्यापक भर्ती संबंध में नमनशीलता, यानी कि स्कूल के समय को डिसाइड करना, छुट्टियों के बारे में बात करना और अध्यापक भर्ती में कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो एनकेसी में बताए गए। ये बहुत ही अच्छा गुण है। इसके द्वारा सभी स्कूल के समयों में, छुट्टियों के बारे में और अध्यापक भर्ती में बात की गई और उसमें नमनशीलता लाने की बात कही गई। दूसरा बिंदु था इसमें अध्यापकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना। अब तक जितने भी आयोग आए थे एनकेसी से पहले, किसी में भी ये बात नहीं कही गई थी कि अध्यापकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। एनकेसी एक पहला ऐसा आयोग था भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जिन्होंने डायरेक्ट बताया कि अध्यापकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और उन कार्यों में सरकार को अध्यापकों को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये भारतवर्ष की अभी भी भूल है कि अभी भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अध्यापक कर रहे हैं जो बिना शैक्षणिक हैं। बहुत से ऐसे स्कूल के भी वर्क हैं जो अभी भी अध्यापक करते हैं। नंबर 3 पे आता है इसकी गुण में संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, अर्थात इस एनकेसी ने बहुत से ऐसे बताई अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की बात कही। और भी इसके गुण हैं, जैसे बात की एनकेसी ने बात की शिक्षा के अधिकार को कानून बनाने की बात की, 1500 विश्वविद्यालयों का लक्ष्य बनाया और जो शिक्षा का अधिकार कानून बनाने की बात कही वो 2009 में माना भी गया। ये बहुत ही बड़ा गुण था, मेरिट थी एनकेसी की। और अध्यापकों के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ही इसका। अब देखते हैं डीमेरिट कौन कौन सी रही आयोग की। डीमेरिट कौन कौन सी है पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी डीमेरिट ये निकल कर सामने आई, ये थी पहली कक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता। एनकेसी ने बताया कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से अनिवार्य किया जाए, जो बहुत ही बड़ा डीमेरिट साबित हुआ एनकेसी के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदी भाषी राज्य या अन्य स्थानीय भाषी राज्य हैं यहाँ पर बच्चे प्राथमिक स्तर पर प्रारंभिक स्थानीय भाषाओं को महत्व देते हैं तथा उनको सीखने की क्षमता में अधिक आसानी होती है। अर्थात उनको अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली कक्षा से बताना ये एक डीमेरिट है एनकेसी का। उसके बाद 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, यानी कि हम बहुत से विश्वविद्यालय खोल दें लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन ना हो, ये भी एक डीमेरिट है। उसके बाद बात की इसमें कॉलेज या कॉलेजों के समूह को स्वायत्तता देना, ये भी एक बड़ा डीमेरिट है।
ये सभी को ऑटोनॉमी दे देंगे, ऑटोनॉमस बना देंगे, तो हम अगर वो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अर्थात वो अपनी मनमर्जी से कार्य करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा फीस लेने लगे, हो सकता है उनके में क्वालिटी एजुकेशन ख़त्म हो जाए। तो एक ये डीमेरिट रही एनकेसी। और जो अंतिम डीमेरिट है वो है बड़े टेस्टों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट, यानी कि छूट काफ़ी दी गई, ये एक बड़ी डीमेरिट रही एनकेसी की। तो इस प्रकार से हमने एनकेसी को समग्र रूप से समझ लिया और एनकेसी बहुत ही अच्छा एक प्रतिवेदन है भारत के संदर्भ में शिक्षा का। तो हम लोग समझ चुके हैं ये सब। तो अंत में हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले ओवरव्यू स्ट्रक्चर जाना हमने एनकेसी का कि ओवरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिवेदन देखा, परिचय देखा, परिचय देखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने कार्य क्षेत्र देखे, प्रतिवेदन देखा, सिफारिशें देखे, प्रतिवेदन को 5 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया। उसके बाद सिफारिशें देखी, सिफारिशों को पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन किया। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी वीडियो आते रहेंगे। तो हम लोगों ने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया सेकंड पेपर का, बीएलएड फर्स्ट ईयर का। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट सेकंड पेपर की। नमस्कार, जय हिंद।